हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का आज की लाइव कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए हिंदी संक्रांति मंच द्वारा जो उनका पाठ्यक्रम है वर्ष 2021 के पाठ्यक्रम के अनुसार जो निर्धारित किया गया है शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा, उसके अनुसार आपको तैयारी करवाने के लिए यहाँ से लाइव क्लासेस ली जा रही हैं और उसके अंतर्गत आपको पाठ की विषय वस्तु और जो महत्वपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न है और इसके साथ साथ जो एमसीक्यू प्रश्न है यानी कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो विद्यार्थी आज पहली बार इस मंच के माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो उनसे आग्रह रहेगा कि आप अपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको अवश्य ऑन कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अथवा क्लास की जो सूचना है वो आपके पास निरंतर पहुंचती रहे और आप समय अनुसार जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। जो हमारी आज की कक्षा है कक्षा 9वीं के लिए, जिसका उपविषय है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी के बारे में। उनके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। हरिशंकर परसाई जो हैं वो प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं और इनका जो जन्म हुआ था सन 1922 में हुआ था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ है, जमानी नामक गांव में। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से हिंदी विषय में एमए की और उसके बाद कुछ समय तक इन्होंने टीचिंग भी की यानी अध्यापन कार्य भी किया, लेकिन बार बार ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण से तंग आकर इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और लेखन कार्य शुरू कर दिया। परसाई जी जबलपुर में बस गए और कई वर्षों तक वसुधा नामक जो पत्रिका है उसका संपादन करते रहे और आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन्हें यह पत्रिका बंद करनी पड़ी, क्योंकि उनके जो खर्च थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। और परसाई जी की जो रचनाएं हैं वो देश की विदेश की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें प्रकाशित होती रही हैं। सन 1984 में परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनकी पुस्तक का नाम था विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और इसके पश्चात इनको जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो संस्कृति विभाग है वहाँ से इनको 21,000 रुपये का पुरस्कार भी मिला और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्वयं जबलपुर आकर इनको सम्मानित किया। और इन्होंने इसके अलावा इनको प्राप्त हुआ है चकलस पुरस्कार, जिसके अंतर्गत इनको 20,000 की राशि प्रदान की गई। और इस समय ये काफ़ी समय तक जो है ये प्रगतिशील लेखक संघ जो था जिसकी संस्थापना किसने की थी, प्रेमचंद जी ने की थी, तो उसके ये सदस्य भी रहे हैं, उनके बाद में प्रधान बने। इस प्रकार जो ये जो रचना है, अब हम इस पाठ के सारांश की अगर हम बात करें लेखक परिचय के पश्चात, तो प्रेमचंद के फटे जूते वास्तव में एक व्यंग्य रचना भी है या कह सकते हैं व्यंग्य प्रधान निबंध है, जिसके अंतर्गत लेखक ने प्रेमचंद के माध्यम से समाज में जो व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति है, जो आजकल दिखावटीपन बढ़ रहा है समाज के अंदर, जो दिखावा शैली बढ़ रही है, उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया है। वास्तव में लेखक क्या करते हैं, लेखक प्रेमचंद की तस्वीर देखते हैं और उस तस्वीर के अंदर जब वो उनका पहनावा देखते हैं तो उनके जूते के ऊपर उनकी निगाह जाती है, तो उनका जो बाएं पांव का जूता है वो आगे से फटा हुआ है। तो इसे देखकर लेखक के मन में कुलबुलाहट मच जाती है कि ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है प्रेमचंद, कि आम तौर पर लोग सामान्य जीवन में भी इतना दिखावा करते हैं, इतना सज धज कर रहना या झूठी शान दिखाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी ओर ये प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व है कि जो फोटो करवाने के दौर में यानी अपनी पत्नी के साथ फोटो करवा रहा है और उस समय पर भी उसका जूता फटा हुआ है। अगर फोटो करवाने के लिए इसका पहरावा ऐसा है तो सामान्य जीवन में उसका पहरावा कैसा होता होगा। तो इस व्यंग्य विधा के द्वारा लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि प्रेमचंद किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी थे, किस प्रकार का सामान्य और सहज व्यक्तित्व प्रेमचंद का रहा है, जिनको पर्दे और दिखावे से कोई मतलब नहीं था। वो बिल्कुल सहज जीवन और यथार्थवादी जीवन जीने के पक्षधर थे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस पाठ के सारांश से। तो परसाई जी के सामने
प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का चित्र है। इसमें धोती कुर्ता पहने प्रेमचंद हैं और उनके सिर के ऊपर टोपी है। वे बहुत दुबले हैं, चेहरा बैठा हुआ है और हड्डियां उभरी हुई हैं, यानी कि उनके कमज़ोर शारीरिक बनावट का भी यहाँ पे लेखक वर्णन करता है। और चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं, यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने दो बैलों की कथा पाठ यानी कहानी उसके बारे में चर्चा की थी, तो हमने जो उनके आर्थिक संकटों के बारे में भी प्रेमचंद की चर्चा की थी, किस प्रकार वो एक सामान्य से जनजीवन से जुड़े हुए साहित्यकार थे। एक यानी हिंदी साहित्य का पहला कथाकार ऐसा था जो जन सामान्य से जुड़ने का जिसने काम किया। पहले स्वयं भी जन सामान्य से जुड़ा और उसके बाद साहित्य को भी उसने जन साधारण के साथ जोड़ने का काम किया। तो यहाँ पर लेखक उनके व्यक्तित्व का चित्रण कर रहे हैं। लेखक इस पाठ के हैं हरिशंकर परसाई, और किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं? वो प्रेमचंद के बारे में। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है जब मैं यहाँ से आपको बताऊं कि लेखक इस प्रकार कह रहा है। तो लेखक इस प्रकार कह रहा है तो लेखक का अर्थ है हरिशंकर परसाई, और अगर किसके बारे में कह रहा है तो वो किसके बारे में बात हो रही है? वो प्रेमचंद के बारे में बात हो रही है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो उसकी शारीरिक बनावट जो है मुंशी प्रेमचंद की, उसके बारे में बता रहे हैं कि वे बहुत दुबले हैं, चेहरा बैठा हुआ है और हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हुए हैं। अब कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि जो प्रेमचंद के जूते हैं वो किसके बने हुए हैं, तो वो कैनवस के बने हुए हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध भी नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। बाएं पैर की उंगलियां क्यों दिख रही हैं? क्योंकि उनका जो जूता है वो आगे से फटा हुआ है। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है। कौन से लेखक को? हरिशंकर परसाई को, कि यदि उनकी अर्थात प्रेमचंद की वो फोटो खिंचाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी हालत कैसी होती होगी, किस प्रकार का जीवन वह व्यतीत करते होंगे। कि आमतौर पे हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि जब भी फोटोग्राफर के पास जाते हैं, कोई फोटो करवानी हो, तो लोग बड़े सज धज कर जाते हैं, तो उस समय पूरा दिखावा किया जाता है। तो यहाँ पर जो हरिशंकर परसाई हैं वो ये बात बता रहे हैं कि अगर मुंशी प्रेमचंद का पहरावा फोटो खिंचवाते समय इस प्रकार का है, जो सबसे बढ़िया मानकर भी अगर हम चलें, तो उनके वास्तविक जीवन में उनका पहरावा या उनका रहन सहन किस प्रकार का रहता होगा, यानी कितने आर्थिक अभाव का जीवन वो जी रहे होंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, अतः उनकी घर की तथा बाहर की जिंदगी एक सी ही रही होगी। लेखक को इतना विश्वास है कि जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, जिस प्रकार का मुंशी प्रेमचंद का स्वभाव था, वो दोहरा जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं थे। जैसा वो फोटो में दिख रहे हैं, शायद ऐसा ही उनका वास्तविक जीवन रहा होगा। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा, तभी तो निश्चितता और लापरवाही से बैठे फोटो खिंचवा रहे हैं, यानी कि तभी तो उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जैसा वो सामान्य जीवन में रहते हैं, सामान्य दिनचर्या में रहते हैं, वैसे ही फोटो करवाने आ गए हैं। वे सादा जीवन, उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान हो जाता है। अब लेखक को किस बात से परेशानी है कि एक अभावग्रस्त व्यक्ति है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उदासी, कोई चिंता, कोई पीड़ा नहीं है, बल्कि एक व्यंग्य भरी मुस्कान है। वह सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूते में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। ये उनके लिए चिंता का विषय है कि आमतौर पे अगर कोई कपड़े खराब हों या जूता फटा हुआ हो तो लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं या फोटो करवाने से मना कर सकते हैं कि मैं फोटो नहीं करवाऊंगा, लेकिन प्रेमचंद ने मना भी नहीं किया। फिर लेखक को लगा, उसको अनुभव हुआ कि शायद उनकी पत्नी ने ही जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिंचवा लिया होगा। यानी कि हो सकता है कि उनकी पत्नी ने कहा हो तो उन्होंने कहा भी ठीक है, मेरी हालत जैसी है उसी हालत में मैं तुम्हारे साथ फोटो करवा लेता हूँ। लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी व्यंग्य भरी मुस्कान ने उन्हें रोने से रोक दिया। यानी कि जो उनकी इस स्थिति को देखकर, क्योंकि जो हरिशंकर परसाई हैं वो मुंशी प्रेमचंद को अपना साहित्यिक पुरखा मानते हैं, वो अपना पूर्वज मानते हैं,
उनको पूर्वज कहते भी हैं कि हे मेरे साहित्यिक पुरखे, यानी कि जिस प्रकार अपने पीढ़ी दर पीढ़ी की बात की जाए, जो बाप दादा के स्थान पर उनको रखते हैं साहित्यिक रूप से, तो उनकी इस हालत को देखकर वो रोना चाहते हैं, लेकिन उनकी व्यंग्य भरी जो मुस्कान है वो उनको रोने नहीं देती। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीवी भी मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे? अब इसी प्रश्न का उत्तर वो स्वयं देते हैं कि लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि अगर इत्र यानी सेंट लगाकर, परफ्यूम लगाकर फोटो करवाई जाएगी तो हो सकता है कि फोटो से खुशबू आने लग जाए। लेखक कहते हैं कि मेरा भी तो जूता फट गया है। अब यहाँ पर देखिए वो व्यंग्यात्मक जो दृष्टिकोण है हरिशंकर प्रसाई का, जो उनकी शैली की विशेषता है, वो यहाँ से शुरू होता है। वो कहते हैं कि मेरा भी तो जूता फट गया है। जैसे किसका जूता फटा हुआ है? मुंशी प्रेमचंद का। किंतु वह ऊपर से तो ठीक है, मैं पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ। लेखक कहता है कि मेरा जूता भी फटा हुआ है, आर्थिक अभाव में मैं भी जी रहा हूँ, लेकिन मेरा जूता ऊपर से फटा हुआ नहीं है, बल्कि वो नीचे से घिसा हुआ है। मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता, मतलब ऊपर से जो हिस्सा है उसका, उसको बचाए रखता हूँ। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। यानी मेरे अंदर इतना साहस नहीं है जितना साहस किसके अंदर था? यथार्थवादी होने का मुंशी प्रेमचंद के अंदर था। अब इस प्रसंग के अंदर क्या बात आई है? जूता फटा होना। जो मुंशी प्रेमचंद का जूता आगे से फटा है वो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने जो सामाजिक रूढ़ियां थी उनको ठोकर मारी थी, और ठोकर मारने से वो जूता फटा था। लेखक कहता है कि मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है, अर्थात मेरा जूता घिसाई के दौरान, जो घिसने के बाद वो जूता फटा है। तो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पे लेखक भी ये बात बताना चाहते हैं कि जो समझौतावादी दृष्टिकोण है, परिस्थितियों के साथ समझौता करना या परिस्थितियों के आगे झुक जाना, ये जो स्थिति है वो आज कर के समाज की हो चुकी है, आज कर के साहित्यकार की हो चुकी है। अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए वो झुक जाता है, समझौते कर लेता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने जीवन की विकट से विकट परिस्थिति में भी अपने साहित्य के मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। लेखक प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग्य भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है? क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया या होरी का गोदान हो गया? तो यहाँ पर जो होरी की बात हुई है या गोदान की बात हुई है, वास्तव में ये इनका लिखा हुआ एक उपन्यास है, गोदान उपन्यास, जो उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास भी है मुंशी प्रेमचंद का, जिसके अंदर उन्होंने किसान जीवन की विसंगतियों को उद्घाटित किया है। उसका प्रमुख जो केंद्रीय पात्र है वो होरी है, जिसके आसपास ये सारी कथा, ये सारी कहानी चलती है और बाकी कहानियां उसकी सहायक हैं। तो गोदान के अंदर, गोदान का अर्थ होता है गऊ का दान। मृत्यु के समय ये एक भारतीय जो परंपरागत एक रिवाज रहा है कि अगर मृतक व्यक्ति जो है, जो मृत्यु के मरणासन व्यक्ति है, जो मृत्यु के पास जा रहा व्यक्ति है, अगर वो जाते समय ब्राह्मण को गऊ का दान कर देगा, गोदान कर देगा, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो बताते हैं कि उनके जो चेहरे के ऊपर मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो उनके अनुसार ऐसा लगता है क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है कि वो इस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं, व्यंग्य भरी मुस्कान दे रहे हैं, या होरी का गोदान हो गया है, यानी कि उसने गऊ का दान कर दिया है और उसकी मुक्ति हो गई है, या हल्कू किसान, ये भी उनकी कहानी का पात्र है, हल्कू किसान के खेत को नील गायों ने चर लिया है। तो या माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है। ये कफन कहानी का पात्र है माधो, और पूस की रात जो कहानी है उसका पात्र है हल्कू। तो जो आम गरीब और बिल्कुल जो आर्थिक रूप से दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व जो प्रेमचंद की कहानियां करती आई हैं, उसी पात्रों को, उन्हीं कहानियों को सोचता हुआ जो हरिशंकर प्रसाई हैं वो बता रहे हैं कि वास्तव में क्या इनकी मुस्कुराहट के पीछे ये कारण हो सकता है, या महाजन के तकादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर आना पड़ा है, जिससे उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। यानी कि जो कुंभनदास हैं वो कृष्ण भक्त कवि रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अष्ट छाप के कवि थे ये, जो
मध्ययुगीन जो भक्तिकालीन परंपरा है उसमें कृष्ण भक्त कवियों में कुंभन दास का जो है विशेष स्थान है, उनका नाम आता है। तो उनको राजा के दरबार में जब से उनसे पास बुलावा आता है तो कई बार उनका चक्कर जो है कहाँ पे लगता है, वो फतेहपुर सीकरी लगता है। तो बाद में वो विचार करते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मेरी भक्ति का जो संबंध है या मेरे हृदय का जो मेरे भाव का जो संबंध है वो तो कृष्ण के साथ है। मैं व्यर्थ में ही राजा के दरबार के चक्कर लगा रहा हूँ, फतेहपुर सीकरी के चक्कर लगा रहा हूँ। तो वो पंक्ति लिखते हैं, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। तो इस प्रकार जो उनके वो अपने जूते के घिसने की जो प्रतीकात्मकता दिखाते हैं कि व्यर्थ में ही अपने जीवन का इतना हिस्सा जो था, इतना समय मैंने फतेहपुरी आने जाने में गंवा दिया। तो यहाँ पर लेखक उसी पंक्ति को प्रतीक बनाता है कि जिस प्रकार जूता घिसा हुआ है, क्या उनको भी फतेहपुर सीकरी की तरह या किसी राज दरबार से बुलावा आया है, जिसके कारण लेखक का यानी कि मुंशी प्रेमचंद का जो जूता है वो फट गया है। अचानक लेखक को समझ में आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा। लंबा चक्कर काटने से क्यों नहीं फटा होगा? क्योंकि बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। यहाँ ये बात स्पष्ट होती है, क्योंकि उनका जूता जो है वो आगे से फटा हुआ है, वो नीचे से फटा हुआ नहीं है। रास्ते में पड़ने वाले कि टीले से बचकर निकलने के बजाय उसे ठोकर मारते रहे होंगे। यहाँ पे टीले किसका प्रतीक हैं? वो सामाजिक रूढ़ियों का प्रतीक हैं जिनकी उन्होंने आलोचना की थी। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं था। किसे समझौता करना पसंद नहीं था? प्रेमचंद को। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए। नेम धर्म क्या था? कि उनकी आस्था थी कि जिस प्रकार गोदान कर दिया जाए तो उसको क्या क्या है, जो भारतीय संस्कृति जो मूल्य हैं, जो धार्मिक मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उनके अनुसार ये माना जाता है कि मरणासन्न व्यक्ति का अगर गोदान हो जाए तो उसकी मुक्ति हो सकती है। तो जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था, तो मुंशी प्रेमचंद के लिए नेम धर्म क्या था? वो मुक्ति का साधन था। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता रहा है। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत करती है। जो उनके बाएं पांव की उंगली है वो किसी घृणित, जिससे घृणा की जाए, घृणित जो है वो विशेषण है, घृणित वस्तु की ओर संकेत करती है, जिसे उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए तलवे घिसते हैं, यानी कि जिनका जूता फटता नहीं है बल्कि घिसता है। और तलवे घिसने का अर्थ होता है किसी की चापलूसी करना। तो यहाँ पर व्यंग्य सिद्ध होता है कि आज का जो समाज है, आज के जो साहित्यकार हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं वो क्या हो गई हैं, वो जूते फाड़ने वाली परिस्थितियों में नहीं जी रहे। आज के जो लोग हैं वो बल्कि तलवे घिसाने वाली परिस्थितियों में जी रहे हैं। तो इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है कि मनुष्य वही है, स्वावलंबी मनुष्य वही है, स्वाभिमानी मनुष्य वही है जो तलवे ना घिसाए बल्कि समाज की जो रूढ़ियां हैं, जो दिखावटीपन है, उसको मुंशी प्रेमचंद की तरह अपनी ठोकर पर रखे। तो ये इस पाठ का केंद्रीय भाव था। अब हम बढ़ रहे हैं इस पाठ के जो प्रमुख प्रश्न हैं। हम आपको साथ में बताना चाहेंगे कि इस पाठ के इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने के बाद, यानी कि जो पाठ आधारित प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करने के बाद हम इसके जो प्रमुख MCQ प्रश्न हैं वो भी आपसे पूछेंगे। तो आप इस पाठ को और इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आप उनका उत्तर दे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं? तो सबसे पहली विशेषता क्या है? सादा जीवन। जिस प्रकार का पहरावा, जिस प्रकार का उनका धोती, कुर्ता, टोपी और कैनवस के जूते लेखक देखता है तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि प्रेमचंद सादा जीवन, यानी प्रेमचंद आडंबर और दिखावापूर्ण जीवन से दूर रहते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। दूसरा, उच्च विचार। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहते थे। वे इन बुराइयों से समझौता न कर सके। उन्होंने कभी भी सामाजिक रूढ़ियों से और सामाजिक बुराइयों से समझौता नहीं किया। स्वाभिमानी। प्रेमचंद जी दूसरों की वस्तुओं को मांगना उचित नहीं समझते थे। वे अपनी दीनहीन दशा से ही संतुष्ट थे, यानी जो उनके पास अपना है उसी के प्रति वो
संतुष्ट रहते थे। किसी से मांगकर उन्होंने कभी भी दिखावे को अपनाते हुए अपने स्वाभिमान को ठोकर नहीं लगने दी। और उसके पश्चात सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले प्रेमचंद ने समाज में फैली कुरीतियों के प्रति लोगों को सावधान किया। एक स्वस्थ समाज चाहते थे और स्वयं भी समाज की बुराइयों से कोसों दूर रहने वाले व्यक्ति थे। अपनी स्थिति से संतुष्ट, जो भी उनके पास उपलब्ध था, जिस प्रकार का भी उनके पास संसाधन उपलब्ध था, प्रेमचंद उसी में संतुष्ट थे। प्रेमचंद का जो जीवन था हमेशा अभावों में बीता। उन्होंने अपनी स्थिति दूसरों से छिपा कर रखी, जैसे भी थे उसी में खुश रहने वाले एक संतोषजनक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। संघर्षशील प्रेमचंद जी अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से कभी भी दूर नहीं भागते थे, बल्कि डटकर उनका सामना करते थे और उनकर उस पर विजय पाकर आगे बढ़ते थे। तो ये जो इस व्यंग्य चित्र के आधार पर अगर हम देखें, इस निबंध के ऊपर अगर आधारित प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में कुछ लिखना हो तो ये मुख्य बिंदु हैं जो हमारे सामने आते हैं। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए और गलत के सामने गलत का। तो जैसे बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेमचंद का जूता था वो बाएं पांव का जूता फटा था, तो ये कथन क्या है, ये गलत है। उसके पश्चात लोग तो इत्र चुपड़ फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ सके, ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें पाठ के अंतर्गत ये आता है कि लोगों की ये आदत है कि वो जब फोटो करवाने जाते हैं तब भी परफ्यूम लगा कर जाना चाहते हैं। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। हौसले बढ़ाती है या हौसले गिराती है? तो ये हौसले गिराती है, क्योंकि लेखक कहता है ना कि मुझे बड़ी परेशानी होती है जब मैं देखता हूँ कि इतनी आर्थिक अभाव की परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति कैसे मुस्कुरा सकता है। मेरे साहित्यिक पुरखे, मैं तुम्हारी इस मुस्कान से मेरी घबराहट बढ़ जाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। अंगूठे से इशारा नहीं करते, वो किसकी तरफ से इशारा करते हैं, उंगली की तरफ से इशारा करते हैं। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। तो ये इसमें से जो दूसरा कथन है, फोटो इत्र लगवाकर फोटो करवाने वाला, ये कथन सही है, बाकी अन्य तीन गलत हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर। टोपी किसका प्रतीक है? टोपी सम्मान का प्रतीक है। तो जैसे पगड़ी सम्मान का प्रतीक होती है, तो यहाँ पर लेखक हरिशंकर प्रसाई लिखते हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, लेकिन अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। आज के जो दिखावे वाले समाज के अंदर, समझौतावादी समाज के अंदर, तो इस पंक्ति के अंदर क्या व्यंग्य छिपा है? जूते का स्थान पाँव में अर्थात नीचे होता है, यह हमारी सामर्थ्य अथवा ताकत का प्रतीक माना जाता है। टोपी का स्थान सर के ऊपर यानी कि सम्मान का प्रतीक होता है, जो इसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन आज लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां यानी कि सम्मानित और गुणी व्यक्तियों को अपने जूतों पर झुकने के लिए विवश कर देते हैं और लोग अपना स्वाभिमान भूलकर अपने सिर उनके सामने झुकाते हैं, यानी कि दूसरों के जूतों में झुकाते हैं। इसके पश्चात जो है दूसरा, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इस पंक्ति का क्या भाव है? लोगों में एक प्रवृत्ति या आदत होती है अपनी बुराइयों को छिपाने की या उन पर पर्दा डालने की। लोग अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को दूसरों के सामने आने देना नहीं चाहते, और लेकिन जो प्रेमचंद हैं वो अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं करते। वे अंदर से तथा बाहर दोनों तरफ से एक समान थे। दूसरे लोग पर्दे की आड़ में भी बहुत कुछ करते हैं, यानी कि लोगों के लिए पर्दा एक सहारा है अपनी कमजोरियों को छिपाने का, उनको ढकने का, लेकिन मुंशी प्रेमचंद पर्दे के महत्व को नहीं जानते। इसके पश्चात अगला इसके अंदर जो पूछा गया था, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो प्रेमचंद जी ने सामाजिक बुराइयों का अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो दिखावटी की संस्कृति है, उसकी ओर उसको अपनाना तो बहुत दूर की बात है, वो उसकी ओर आंख भर के देखना भी पसंद नहीं करते और उन्होंने इनकी तरफ हाथ से भी इशारा नहीं किया। प्रेमचंद ने इन सब बुराइयों को इतना घृणित समझा कि पैर की उंगली से, पैर का अंगूठा भी नहीं, पैर की उंगली से उनकी ओर इशारा करते हुए दूसरों को भी उनके प्रति क्या किया है,
सावधान किया है कि इन सामाजिक बुराइयों से समझौता करना जो हमारे नैतिक मूल्यों के वो बिल्कुल विपरीत है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो लेखक मुंशी प्रेमचंद के प्रति ये अपना विचार, अपना मत व्यक्त करता है कि वो ऐसे व्यक्तित्व थे जो दिखावा नहीं करते थे। तो उन्होंने जो पोशाक सामान्य जीवन में सामान्य दिनचर्या के लिए रखी थी, वही पोशाक उनके लिए फोटो करवाने यानी कि विशेष अवसर के लिए भी वही पोशाक थी। उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे जो अवसर के अनुसार अपनी पोशाक बदल लें। तो आमतौर पे क्या है, लोग प्राय दैनिक जीवन में साधारण कपड़े पहनते हैं और विशेष अवसरों के लिए अच्छे कपड़ों का उपयोग करते हैं। प्रेमचंद जी के पास शायद दूसरी पोशाक नहीं थी, ये उनके लिए खास था, तो खास के लिए भी यही आम सामान्य जो पोशाक थी। लेखक सोचता है कि सादा जीवन जीने वाला यह व्यक्ति भीतर बाहर सब तरफ से एक जैसा है, इसका दोहरा व्यक्तित्व नहीं है, इन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति यानी कि इस आदमी प्रेमचंद के लिए बात हो रही है कि प्रेमचंद जो है उनके लिए पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 5, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको कौन सी बातें आकर्षित करती है? तो सबसे पहले लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से महान साहित्यकार प्रेमचंद का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है उनकी विशेषताओं से हमें परिचित करवाया है। दूसरा, लेखक ने प्रेमचंद पर व्यंग्य तो किया, लेकिन उन्होंने स्वयं को भी कभी भी व्यंग्य से अलग नहीं रखा, यानी कि जो इनकी शैली है वो ऐसी नहीं है कि केवल प्रेमचंद के ऊपर व्यंग्य किया जा रहा हो, लेखक ने स्वयं को भी इसमें शामिल किया। तीसरा, लेखक को मानव जीवन की अत्यंत गहरी समझ है। कौन लेखक? हरिशंकर प्रसाई को। उन्होंने जीवन के सुख दुख को अत्यंत निकटता से देखा है। चौथा, सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के प्रति लेखक सजग है, उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से इन पर प्रहार किया है। कौन सी सामाजिक बुराइयों के ऊपर प्रहार किया है? जो भी समाज के अंदर दिखावटी संस्कृति चली हुई है उसके ऊपर प्रहार किया है। और इस पाठ के अंदर जो टीले शब्द का प्रयोग किया गया वो किन संदर्भों में हुआ है? तो इन टीले शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वह अवरोध है जिसको लांघना या पार करना कठिन होता है। इस व्यंग्य में टीला शब्द का प्रयोग प्रेमचंद के जीवन में आने वाले सामाजिक बंधनों से, सामाजिक जो कठिनाइयां थी उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार पुनः इसको सुन लीजिए, जो टीले शब्द का जो इस पाठ के अंदर प्रयोग हुआ है वो प्रयोग हुआ है मुंशी प्रेमचंद के जीवन में आने वाली उन सभी सामाजिक कठिनाइयों के बारे में लेखक इसका प्रयोग करता है जिन्होंने उनको आर्थिक संकट से या सामाजिक जो दायित्व को निभाने से रोका, जो उनके मार्ग में आती रही। तो क्योंकि आपने देखा, पढ़ा, समझा कि मुंशी प्रेमचंद का जो जीवन था वो आर्थिक संकटों से घिरा रहा, उन्हें आर्थिक जो परेशानियां थी जीवन भर वो उससे मुक्त नहीं हो पाए। तो इसी प्रकार तो यहाँ पे हरिशंकर प्रसाई स्पष्ट करते हैं कि जो टीले हैं ये इस जो मेरे साहित्यिक पुरखे के जीवन में रहे हैं, जिन्होंने उनके आगे बंधन के रूप में, बाधक के रूप में आए तो सही, अवरोध के रूप में आए तो सही, लेकिन उन्होंने उनके साथ समझौता नहीं किया। जिसे पंडित, पुरोहित, मौलवी, जमींदार आदि समाज के कथित ठेकेदारों ने खड़ी की है, इनके कारण ही ऊंच नीच की भावना, जाति पात, छुआछूत, ये जो जीवन के अंदर संकट बने हुए हैं, इनके ऊपर जो है इनको टीले का प्रतीक माना है, जिसको सहन किया था मुंशी प्रेमचंद ने आजीवन। इसके पश्चात अब हम बढ़ेंगे इस पाठ के जो एमसीक्यू प्रश्न हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके सामने जो एमसीक्यू प्रश्न रखे जा रहे हैं उन एमसीक्यू प्रश्न में आपने उन प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझते हुए उनके उत्तरों को जो चैट बॉक्स है उसके अंदर टाइप करके उनका उत्तर देने की कोशिश करनी है। अगर आप इसका उत्तर सही दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर किसी कारण आप इसका उत्तर सही नहीं दे पाते तो हम इसके उत्तर आपको साथ ही साथ देते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न जो है वो है कि प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे?
प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें थी? प्रेमचंद के पाँव में किसके बने जूते थे? इसके उत्तर आप लिखते चलिए, जो चैट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है। और प्रेमचंद के किस जूते में बड़ा सा छेद था? प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था? छेद से क्या दिखाई दे रहा था? उस समय जूते का दाम क्या रहा होगा? या लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था? लेखक, अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, ध्यान से आप याद रखिएगा। जब उसने कहा है ना कि लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था, तो लेखक का अर्थ है हरिशंकर परसाई। तो लेखक का हौसला प्रेमचंद की किस छवि भाव से पस्त है, यानी कि हारा हुआ है? फतेहपुर सीकरी आने से किसका जूता घिस गया था? और लेखक के अनुसार प्रेमचंद के पांव की उंगली उस तरफ इशारा करती है जिसे वो खालिस्तान करते थे। तो ये जो प्रश्न है, 10 प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। आप फटाफट इनके जो उत्तर हैं वो आप बताते चलिए, और आपको हम जब ये इसके आंसर की अभी आपके सामने रखेंगे तो आप उनके साथ टैली कीजिएगा कि कितने प्रश्न जो हैं वो आपके ठीक हैं और कहाँ कहाँ पे आपने गलती की है, उसे आप सुधारिएगा, ताकि भविष्य में जब परीक्षा होगी तो आप इसको याद रख सकें। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। उसके बाद प्रेमचंद की मूछें कैसी थी? मूछें घनी थी। प्रेमचंद के पाँव में किसके बने हुए जूते थे? कैनवस के बने जूते थे। और जूता कौन सा फटा हुआ था जिसमें छेद था? वो बाएं पैर का जूता था। तो आशा है कि आपके 4 प्रश्न ठीक रहे होंगे। इसके पश्चात प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था? पोशाक बदलने का। लेखक बताते हैं ना, हरिशंकर प्रसाई, कि इनके पास जो पोशाक फोटो खिंचवाने के लिए थी वही शायद सामान्य जीवन के लिए रही होगी, सामान्य दिनचर्या के लिए रही होगी। तो उनके अंदर ये गुण नहीं था कि अवसर के अनुसार अपनी पोशाक बदलें। छेद से क्या दिखाई दे रहा था? तो छेद से उनकी उंगली दिखाई दे रही थी। ध्यान रखना, अंगूठा नहीं लिखना है। उस समय जूते का दाम क्या था? तो उस समय जूते का दाम 5 रुपए था। लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था? अंगूठे के नीचे से। देखिए, जो हरिशंकर प्रसाई है उसका जूता घिसने के कारण फटा हुआ है, तो इसलिए अंगूठे के नीचे से। और मुंशी प्रेमचंद का जो जूता है वो कहते हैं कि फटा हुआ है, वो सामने से फटा हुआ है। लेखक का हौसला प्रेमचंद की किस भाव छवि से पस्त था? उनकी व्यंग्य मुस्कान से। और वही फतेहपुर सीकरी आने से किसका जूता घिस गया था? कुम्मन दास का। जिनको देखत दुख उपजत है तिनको करे सलाम, आवत जात पन्हैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। तो ये कुम्मन दास थे, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि, जो कहते हैं कि मैं व्यर्थ में ही जो दिखावटी के चक्रों में पड़ा और मैंने इतना समय कृष्ण भक्ति के समय के बिना व्यर्थ गवाया। तो इसके ऊपर वो पश्चाताप करते हैं। तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद के पांव की उंगली उस तरफ इशारा करती है जिसे वो क्या करते थे? घृणा। और घृणा किससे करते थे? वो सामाजिक जो विडंबनाएं थी, जो सामाजिक जो कह सकते हैं कि ऐसी रूढ़ियां थी जिनके ऊपर वो चोट करते हुए चलते हैं, तो उनसे वो घृणा करते हैं। इसके पश्चात अगले प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। लेखक के पास किसका चित्र है? इसका उत्तर आप लिखिए फटाफट। और प्रेमचंद के किस पांव का जूता ठीक है? ध्यान से, किस पांव का जूता फटा हुआ है वो आपको पता चल चुका है, और किस पांव का जूता ठीक है उसका उत्तर आपने यहाँ पर लिखना है। और लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित करता है? और उस समय टोपी का दाम क्या था? देखिए, पहले आपने देखा जूते का दाम पूछा गया था, अब किसका दाम पूछा गया है? टोपी का। तो नेक धर्म वाली कमजोरी किसकी है? नेक धर्म की जब बात आती है अंतिम पंक्तियों में गोदान को लेकर जो बात हुई थी, तो ध्यान से उसका उत्तर दीजिएगा। प्रेमचंद के लिए नेम धर्म क्या है? प्रेमचंद किसको नेम धर्म मानते हैं? और लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया? और प्रेमचंद किस चीज को महत्व नहीं देते? प्रेमचंद को क्या पसंद नहीं है? और टीले को बरकरार बाजू से निकलना, इसका क्या अर्थ है? और लेखक को प्रेमचंद का क्या चुभ रहा है? क्या चीज ऐसी है जो लेखक को यानी कि हरिशंकर प्रसाई को चुभ रही है? तो फटाफट आप इसके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। लेखक के पास किसका चित्र है? किस पांव का जूता ठीक है? किस नाम से संबोधित कर रहा है? उस समय टोपी का दाम क्या रहा? नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी है? नेम धर्म मुंशी प्रेमचंद के अनुसार क्या है? और प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया? किस चीज को महत्व नहीं देते? प्रेमचंद को क्या पसंद नहीं है? और टीले को बरकरार बाजू से निकलना का क्या अर्थ है? और प्रेमचंद को क्या चुभ रहा है? तो पहला उत्तर है, लेखक के पास तस्वीर किसकी है? प्रेमचंद की। और कौन से पांव का जूता ठीक है? दाएं का। और उनको वो क्या कहता है? अपना साहित्यिक पुरखे कहता है।
और उस समय टोपी का दाम था 8 आने। और नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी थी? होरी की थी। प्रेमचंद के लिए नेम धर्म क्या है? मुक्ति। और लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया? सामाजिक रूढ़ियों या टीले के ऊपर, जिनको उन्होंने चोट मारी। प्रेमचंद किस चीज़ को महत्व नहीं देते? पर्दे को महत्व नहीं देते। प्रेमचंद को क्या पसंद नहीं है? दिखावा पसंद नहीं है। और तीले को बरकरार बाजू से निकलना, इसका अर्थ होता है अनदेखा करना। और इसके पश्चात लेखक को प्रेमचंद का क्या चुभ रहा है? उनका फटा जूता चुभ रहा है। तो ये आज की कक्षा में हमने इसकी चर्चा की है, प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि एक व्यंग्य प्रधान रचना है, जिसके माध्यम से हरिशंकर प्रसाई जी ने क्या स्पष्ट किया है? जो समाज का जो दिखावटीपन है, जो दिखावे की प्रवृत्ति है, उसके ऊपर व्यंग्य किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कटाक्ष किया है समाज की इस प्रवृत्ति के ऊपर, और प्रशंसा करते हैं वो किसकी? प्रेमचंद की सादगी की। किस प्रकार से वो फोटो करवाते समय भी बड़े सहज हैं, जिस प्रकार वो सामान्य जीवन में रहते हैं वैसे ही इस प्रकार फोटो करवा रहे हैं। तो एक छोटे से फोटो करवाने की जो घटना है, उस तस्वीर को लेकर कितना अच्छा और कितना जो शिक्षादायक व्यंग्य जो है हरिशंकर प्रसाई जी ने हमारे सामने रखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की कक्षा में। आप तैयार रहिएगा, और इस वीडियो को आप इस कक्षा के बाद भी 1-2 बार अगर देख लेंगे तो हमारी आशा है, विश्वास है हमें कि आप इसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई दुविधा रहती है तो आपके विषय अध्यापक आपके साथ हैं, आप उनसे पूछिए और परीक्षाओं के लिए जो है अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। कल मिलते हैं अगले पाठ के साथ, सही 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।